एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अंकित एंड आई एम ए डेटा एनालिस्ट। चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर क्लास 11th का, जिसका नाम है गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। इस चैप्टर में हम देखेंगे पाइथन का इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक्स टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये टॉपिक्स की लिस्ट काफ़ी लंबी है, बट इसको लिस्ट को देख के मत घबराइए। ये सारे बेसिक टॉपिक्स ही हैं और हम काफ़ी सिंप्लीफाइड तरीके में हर एक चीज़ को कवर करेंगे। सो एज वी नो कि पाइथन इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट वेरी फर्स्ट वी नीड टू नो व्हाट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअली एक मीडियम होता है, मतलब एक मीडियम प्रोवाइड करती है हमें, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं। क्योंकि देखिए कंप्यूटर की अलग लैंग्वेज होती है और हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए उसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। There are two different type of programming languages, high level language and low level language. High level language क्या होती है, मतलब जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं, these are somewhat like English, क्योंकि उनका जो सिंटेक्स होता है वो इंग्लिश की तरह होता है and easily human understandable होता है। So those are languages are called high level languages, like जैसे Python है, C++, Java, these all are high level languages and these are also machine independent languages. मशीन इंडिपेंडेंट मीन्स अगर कोई कोड आप अपने विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्रिएट करते हैं तो वो सेम आपके वही सेम किसी के मैक पे भी चलेगा, वो किसी के उबुंटू पे भी चलेगा। उनकी कोई मशीन डिपेंडेंसी नहीं होती है। लो लेवल लैंग्वेजेस वो होती है जो दोज आर ओनली लाइक अंडरस्टैंडेबल टू मशीन, लाइक बाइनरी फॉर्मेट, zeros and ones. So these are called low level languages. These are not machine independent and these are hard to understand by one, because आप सोचिए मतलब कि अगर कोई आपसे zeros and ones में बात करे तो आप कैसे समझ पाएंगे कि वो क्या कह रहा है, एक उसके ज़ीरो का मतलब क्या है, उसके वन का मतलब क्या है। So these are not understandable to human beings. जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं, बट हम कंप्यूटर की लैंग्वेज तो नहीं बोलते ना, तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक ट्रांसलेटर होता है जो हमारे इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जिससे कि मशीन के पास इंस्ट्रक्शंस जाते हैं। सो उसमें ट्रांसलेटर होते हैं दो तरीके के, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो करते क्या, वो सोर्स कोड को ट्रांसलेट करते हैं। तो सोर्स कोड क्या होता है? सोर्स कोड होता है जब हम कोई भी प्रोग्राम जो हम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ करते हो, वो सोर्स कोड होता है। कंपाइलर क्या करता है कि आपने जो प्रोग्राम लिखा है, जो कोड लिखा, वो उसको पूरे को रीड करेगा और उसको प्रोसेस करेगा, फिर आपको उसका आउटपुट देगा, या उसमें अगर एरर्स होंगी तो आपको एरर देगा। बट वो कंप्लीट कोड को एक साथ पहले रीड करता है और उसके बाद आपको उसका आउटपुट देता है। तो अगर उसमें एरर होगी तो एरर देगा आपको। वाइल इंटरप्रेटर क्या करता है, वो आपके कोड को लाइन बाय लाइन रीड करता है और जैसे ही उसको कोई भी एरर मिलती है तो वो उसी पॉइंट पे आपको एरर रिटर्न कर देता है कि यहाँ पे ये एरर है। आप जैसे ही उस एरर को रिजॉल्व करेंगे तो फिर वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। पाइथन इज़ अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए हमने अभी देखा कि एक हाई लेवल लैंग्वेज है एंड इट इज़ अ इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दैट मीन्स इसमें हम इंटरप्रेटर को यूज़ करते हैं ट्रांसलेशन के लिए और इसको लाइन बाय लाइन रीड करता है और प्रोसेस करता है। इसका जो सिंटेक्स होता है वो इजी टू रीड होता है, ऑलमोस्ट इन इंग्लिश लाइक सिंटेक्स होता है, इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है। पाइथन इज़ अ केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मीन्स कि अगर इसमें आप कोई लिखते हैं, जैसे हमारे पासवर्ड्स होते हैं, पासवर्ड जैसे केस सेंसिटिव होते हैं, वैसे ही पाइथन भी केस सेंसिटिव है। हमें इसमें ध्यान रखना होता है कि कहाँ पे हम कैपिटल ए या स्मॉल ए यूज़ कर रहे हैं। और पाइथन today Python is being used extensively because of its the huge pre-written library support. Like अगर आपको कोई एप्लीकेशन डेवलप करनी है या कोई एनालिसिस करना है और उसके लिए आपको एक कॉम्प्लेक्स कोड की ज़रूरत है, तो देयर इज़ अ हाई चांस, लाइक देयर इज़ अ वेरी मच पॉसिबिलिटी कि वो ऑलरेडी पाइथन में एज अ लाइब्रेरी हो। तो बस आपको उसको इंपोर्ट करना है और आपको उसको यूज़ करना है डायरेक्टली। जैसे मैथ्स होता है या फिर हम डेटा साइंस में भी हम काफ़ी साइंटिफिक मेजर कैलकुलेशंस के लिए साइंटिफिक लाइब्रेरीज वगैरह यूज़ करते हैं, SciPy वगैरह।
सो इसी वजह से हम पाइथन को वेब डेवलपमेंट में, डेटा एनालिसिस में, एआई में, मशीन लर्निंग में सब जगह इसका यूज़ है और इसीलिए इसकी आज का डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। वर्किंग विद पाइथन, सो जब भी हम पाइथन का जो कोड जो भी हम क्रिएट करते हैं तो उसको रन करने के लिए हमें अपने सिस्टम पे एक इंटरप्रेटर इंस्टॉल करना होता है। तो इंटरप्रेटर या फिर आईडीई, जैसे कि मैं बीइंग अ डेटा एनालिस्ट में जुपिटर नोटबुक यूज़ करता हूँ, ऐसे ही एक VS कोड भी होता है, पाइचार्म भी होता है, डिफरेंट तरीके के इंटरप्रेटर्स वगैरह होते हैं जो कि हम आगे देखेंगे। इन द स्क्रिप्ट मोड यू कैन यूज़ अ नोटपैड टू राइट योर कोड, but in the end you have to save that file with by using extension .py। आप अपनी जब फाइल को सेव करेंगे नोटपैड की फाइल को, इंस्टेड ऑफ .txt as you have to save that file as .py। सो वो एक स्क्रिप्ट मोड में वो फाइल सेव होगी और आप लेटर ऑन उस फाइल को इंटरप्रेटर के थ्रू रन कर सकते हैं, बट यू नीड टू टेल पाइथन द नेम ऑफ दैट फाइल। लाइक एज एन एग्जाम्पल या पाइथन, अगर हमारी फाइल का नाम test.py है तो हमें उसको बताना होगा पाइथन रन पाइथन test.py। तो वो उसको उस फाइल को रन कर देगा। पाइथन कीवर्ड्स, अभी पाइथन कीवर्ड्स क्या होते हैं? पाइथन कीवर्ड्स होते हैं, मतलब इसको हम रिजर्व कीवर्ड्स भी बोलते हैं, क्योंकि पाइथन में कुछ वर्ड्स हैं जिनका स्पेसिफिकली पाइथन ने कुछ मीनिंग डिक्लेयर कर दिया है कि मतलब अगर आप उस वर्ड को लिखते हैं, जैसे कि अगर आपने प्रिंट लिखा तो प्रिंट का मतलब होगा वो उसको आउटपुट दे देगा, सो वो एक रिजर्व कीवर्ड है। ठीक है, ऐसी कई बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, इफ़, एल्स, व्हाइल, ट्रू, फॉल्स, नो, नन, रिटर्न, नॉट, एज मिला के ऐसे टोटल 33 रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं। आप इन रिजर्व कीवर्ड्स को आप एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते, आप उनको एज ए आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। So identifiers, what are identifiers and why do we need them? So we sometimes need to refer some variables, classes and objects in our code. Then to refer that we use identifiers. तो identifiers का काम ये होता है, हम उसके थ्रू किसी न किसी वेरिएबल को, फंक्शन को, क्लास को या ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, स्पेसिफिक वेरिएबल को, फंक्शन को, क्लास को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कुछ उसको नेम दे देते हैं, तो जिसको हम कहते हैं आइडेंटिफायर। लेकिन उसका भी एक मतलब कि उसके कुछ रूल्स हैं कि आप आइडेंटिफायर्स का क्या नाम दे सकते हैं। तो उसके लिए एक सबसे पहला रूल है कि आइडेंटिफायर मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर, ईदर अपर केस और लोअर केस। पहले कंडीशन होगी कि वो सिर्फ लेटर से स्टार्ट हो सकता है, कि वो अपर केस भी हो सकता है, लोअर केस भी हो सकता है, या फिर आप उसको अंडरस्कोर, या फिर वो उसका अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, अब देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस, जैसे कि हम आइडेंटिफायर को नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, लाइक 1 2 3 नहीं दे सकते, वन लिस्ट नहीं दे सकते, वन माई वेरिएबल, मतलब इट कैन नॉट, द फर्स्ट लेटर ऑफ एन आइडेंटिफायर कैन नॉट बी अ नंबर एंड वी कैन नॉट यूज़ एनी लाइक स्पेशल सिम्बल्स लाइक अदर देन अंडरस्कोर के अलावा कोई और सिंबल आप स्पेशल सिंबल यूज़ नहीं कर सकते आइडेंटिफायर के नेमिंग में, कहीं पे भी, फर्स्ट लास्ट कहीं पे भी नहीं। सो वेरिएबल्स, व्हाट आर वेरिएबल्स आर, यू कैन इमेजिन देम एज अ कंटेनर विच वी कैन यूज़ टू होल्ड द डेटा। मतलब कुछ भी डेटा होता है उसको होल्ड करने के लिए हम वेरिएबल यूज़ करते हैं, और वेरिएबल उस डेटा की लोकेशन को भी सेव करके उसकी लोकेशन भी सेव करते हैं। एंड पाइथन इज़ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज, दैट मीन्स हमें कोई मतलब वी डोंट नीड टू स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कि व्हाट काइंड ऑफ डेटा टाइप वी आर यूजिंग। इट कैन हमें जैसे कि अब ये देखिए x = 5, यहाँ पे 5 एक नंबर है, बट हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये x इंटीजर है या स्ट्रिंग है, कुछ भी है। वैसे ही अगर हम यहाँ पे ले लें तो यहाँ पे a की वैल्यू है, ठीक है, बट हमें इसको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं, अलग से कि ये इंटीजर है या कोई स्ट्रिंग है, डिक्शनरी है, लिस्ट है, क्या ऑब्जेक्ट, क्या टाइप है इसका। कमेंट्स, सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई डू वी नीड कमेंट्स। कमेंट्स वी नीड बिकॉज कि जैसे कि हमने कोई कमांड लिखा, सो अगर हम कमांड में कोई कोड लिख रहे हैं तो क्योंकि हम लिख रहे हैं हमें तो पता है, बट अगर उसको कोई और देखेगा या फर्दर अगर आपने कोई लेटर ऑन जाके अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं, आप कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, तो आपने उसमें कोई कोड लिखा तो क्लाइंट को उसको कैसे समझ में आएगा, या किसी और अगर किसी और इंजीनियर को उस पर काम करना हो तो उसको कैसे समझ में आएगा। तो उसको बस समझाने के लिए कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने एक प्रोग्राम बनाया
कैलकुलेटर का, तो उसके ऊपर आपने कमेंट में लिख दिया कि दिस इज़ अ कैलकुलेटर। सो उससे होता क्या है कि पाइथन उसको नेगलेक्ट कर देता है, बट उसको रन नहीं करता, उसको एरर नहीं देगा, क्योंकि अगर आप ऐसे ही कुछ भी लिखेंगे उसमें, जैसे कि अगर हम इसमें ऐसे ही जैसे लिख दें माय नेम इज़ अंकित, अब अगर मैं इसको रन करूँ तो वो एरर देगा कि यार क्या है ये। यहाँ पे अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ तो पाइथन इसको समझ ही नहीं पाएगा, तो उसको ऐसे ही छोड़ देगा, जस्ट लाइक इन सम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। सो विद द हेल्प ऑफ हैश वी कैन राइट एन सिंगल लाइन कमेंट, क्योंकि जैसे अगर हम इसमें एंटर करा रहे हैं तो आगे जो हम लिखेंगे वो एज अ कमेंट ट्रीट नहीं होगा। अब इन ट्रिपल कोट्स के बीच में हम कुछ भी लिखेंगे वो सब कमेंट है। सो फॉर मल्टी लाइन कमेंट वी यूज़ ट्रिपल कोट्स, सिंगल और डबल, and for single line comment we use hash. Everything is an object in Python. Python treats each and everything as an object, whether it's your data types or functions or even modules class. It treats each and everything as an object, and that's why it works over the object oriented programming. Object oriented programming क्या है वो आप अपने एडवांस लेवल में पढ़ेंगे आगे, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ और डिटेल में समझ में आएगी। But for now, just to understand basics, Python treats everything as an object. There are some different data types, क्योंकि देखिए जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन के साथ काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास डिफरेंट टाइप का डेटा आता है, कि कभी जैसे लिस्ट आई तो किसी में नाम भी है, नंबर भी है, एड्रेस भी है, मतलब कुछ फिगर्स भी हैं, तो हम सब पे डिफरेंट तरीके के ऑपरेशंस करने होते हैं। कभी हमें नाम निकालने अगर न्यूमेरिकल्स है तो उन पे कैलकुलेशन भी करनी होती है, तो उस चीज़ के लिए हम उस तरीके की इन्फॉर्मेशन को उस तरीके के डेटा टाइप में सेव करते हैं। मैं आपका नंबर में आपके डेटा टाइप आ गया, इंटीजर आ गया, फ्लोट आ गया, फ्लोट हो गए डेसिमल वैल्यूज़ होते हैं आपकी, और कॉम्प्लेक्स फिर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। बुलियंस डेटा टाइप्स आर इधर ट्रू और फॉल्स, और इन न्यूमेरिकल टर्म्स zeros and ones are also be referred as true and false। अभी हम आगे एग्जांपल्स करेंगे तो आपको मैं उसको समझाऊंगा कि इसका क्या होता है ट्रू और फॉल्स में। जैसे ट्रू हैज़ अ वैल्यू ऑफ 1, फॉल्स इज इक्वल टू 0। सीक्वेंसेस क्या होते हैं, जैसे डेटा टाइप में सीक्वेंस, अगर आपको एक सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन जैसे एक से ज़्यादा कुछ ऑब्जेक्ट सेव करने हैं, 1 2 3 4 5 6, या फिर उसमें आपको एक स्ट्रिंग भी सेव करनी है, एक नंबर भी आना चाहिए, सब कुछ, तो वो एक सीक्वेंस हो गया। तो उसमें हम यूज़ करते हैं सीक्वेंस डेटा टाइप। उससे वो क्या आते हैं, उसमें स्ट्रिंग्स आता है, लिस्ट आती है, टप्पल आता है, डिक्शनरी आती है, और ये डिक्शनरी नहीं आती है, डिक्शनरी आपको मैपिंग में आएगी। सीक्वेंस में आपका आते हैं स्ट्रिंग, लिस्ट और टप्पल्स, एंड फिर आपके आते हैं मैपिंग्स में यहाँ क्या आते हैं डिक्शनरी मतलब की वैल्यू पेयर होते हैं, तो वो आपकी मैपिंग में आते हैं। सो नन मीन्स देयर इज़ नो वैल्यू, देयर इज एन एब्सेंस ऑफ अ वैल्यू। म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल का मतलब होता है कि जैसे कि आपने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फॉर एग्जांपल लिस्ट है, लिस्ट को हमने क्रिएट कर लिया, बट क्रिएट करने के बाद भी हम उसको ऑडिट कर सकते हैं, उसमें कुछ आइटम ऐड कर सकते हैं, उसे माइनर कर सकते हैं, तो उसको भी उसका जो मेमोरी में जो एड्रेस है ना वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो दिस इज कॉल्ड म्यूटेबिलिटी। Whereas immutability means you cannot make any changes to an object after creating it। Like जैसे कि टपल को अगर आपने क्रिएट कर दिया उसके बाद आप उसमें कोई भी और आइटम ऐड नहीं कर सकते। अगर आपने उसमें 4 आइटम ऐड किया तो वो उस टपल का वही रहेगा। अगर आपको कुछ करना है तो आपको एक नया टपल क्रिएट करना पड़ेगा जिसका डिफरेंट एड्रेस होगा। सो म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल आर डायरेक्टली रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट एड्रेस, क्योंकि आप कोई भी ऑब्जेक्ट है आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, उसके एड्रेस से। अगर उसका एड्रेस चेंज हो गया तो वो दूसरा ऑब्जेक्ट है। ऑपरेटर्स, सो फर्स्ट वी यूज डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स इन पाइथन टू परफॉर्म सम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस। फर्स्ट टू परफॉर्म द अरिथमेटिक operations we use these operators। So plus is for addition, minus is for subtraction, and is for star for multiplication, is for division। मॉड्यूलस क्या करता है, आपको रिमाइंडर एज आउटपुट रिटर्न करता है। एक्सपोनेंशियल इज व्हेनेवर वी यू नीड द रेज़ टू द पावर, लाइक आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे 4 रेज़ टू द पावर 3 इज इक्वल टू 64। एंड फ्लो डिवीजन इट इग्नोर्स द डेसिमल वैल्यू। Second operators are relational operators। Whenever we need to specify the relationship between the left operand and the right operand, so दोनों का रिलेशन बताना होता है क्या है, डबल इक्वल टू। दिस स्टेट्स दैट द वैल्यू ऑफ द टू ऑपरेंड्स आर इक्वल, एग्जैक्टली इक्वल। अगर हम देखें जैसे
ये 1 इक्वल्स टू 1 और ये सही है तो ट्रू आएगा आपको आउटपुट, बट 1 इक्वल्स टू 2 आएगा फॉल्स। मतलब कि नॉर्मल मैथ कैलकुलेशन में जैसे कि हम 1 इक्वल टू 2 करते हैं ये बताने के लिए कि दोनों की वैल्यू सेम है, बट पाइथन के सिंटेक्स में हम डबल इक्वल टू यूज़ करते हैं अगर हमारे लेफ्ट ऑपरेंट और राइट ऑपरेंट की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, उसको बताने के लिए हम डबल इक्वल टू यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है नॉट इक्वल टू। अब हमारे लेफ्ट ऑपरेंट और राइट ऑपरेंट की वैल्यू जब इक्वल नहीं होती है उस केस में हम ये यूज़ करते हैं नॉट इक्वल टू साइन, और तब हमारा आउटपुट आता है ट्रू। मतलब कि अगर हमारे लेफ्ट ऑपरेंट की वैल्यू is not equal to right operand, in that case we comes as a true। उसी की तरह फिर ऐसी ग्रेटर देन, जैसे कि लेफ्ट ऑपरेंट की वैल्यू अगर राइट से ग्रेटर होगी तो उसका आउटपुट आएगा ट्रू, लाइक 6 इज़ ग्रेटर देन 4 ट्रू। और जब भी इस ऑपरेटर का बेनिफिट ये होता है कि इट्स लाइक टू डिफाइन द रिलेशन, कि जो रिलेशनशिप हम बता रहे हैं इज़ इट राइट और रॉन्ग, बिकॉज हमें जो आउटपुट मिलेगा इस केस में वो ट्रू और फॉल्स मिलेगा, वो यही बताएगा कि रिलेशनशिप ट्रू है या फॉल्स है। जैसे कि अगर हम देखें, जैसे 1 इज़ इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 है तो वो ट्रू है, ये सही रिलेशनशिप है, ठीक है। लेकिन 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2 दिट्स फॉल्स। तो 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2, यस इट्स राइट करेक्ट, सो इसे ट्रू आया। तो 6 इज़ ग्रेटर देन 4, 6 तो वो ये सही है तो ट्रू आया है, और 4 6 से छोटा है इसीलिए ये ट्रू आया है। तो वहीं पे एक और ऑपरेटर आता है कि ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। तो 6 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ट्रू, और 6 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो यहाँ पे दो कंडीशन इस चल रही है कि इधर या तो ये उससे बड़ा है या उसके इक्वल टू है, दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ट्रू आएगा। द सेम केस 4 is less than equal to 6 and 4 is less than equal to 4। सेम चीज़ वो 4 6 से बड़ा भी है, 4 4 के बराबर भी है, दोनों केस में ट्रू आएगा। बस असाइनमेंट ऑपरेटर्स, whenever we are assigning some value to the right side operand we use these operators। first is equal to means यहाँ पे a is equal to 4, तो हम a इसका मतलब ये नहीं कि a 4 के बराबर है, बट a को हमने 4 की वैल्यू असाइन कर दी है कि अब हम a को कॉल करेंगे तो वो हमें 4 रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे प्रिंट करें a तो हमें 4 रिटर्न करेगा, तो हमने a को असाइन कर दिया 4। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दैट। प्लस इक्वल टू मतलब दीज असाइनमेंट ऑपरेटर्स मेजरली हम कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जैसे a इज़ इक्वल टू हमारे पास 4 है, ठीक है। तो अगर हम a प्लस इक्वल टू 1 करते हैं तो ये क्या करेगा, a को लेगा उसमें प्लस 1 करेगा और बाद में उसकी वैल्यू दोबारा a को असाइन कर देगा हमें। दैट मीन्स फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग इट ऑल्सो मीन्स a इक्वल्स टू a प्लस 1। इन दोनों लाइन का मतलब सेम है। सो अगर अब हम a को प्रिंट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5। सेम इज़ विद माइनस इक्वल टू, वही सेम हम करेंगे, उसमें कोई वैल्यू लेफ़्ट ऑपरेंड में से कोई नंबर माइनस करेंगे, बाद में उसकी वैल्यू दोबारा लेफ्ट ऑपरेंड को असाइन कर देंगे। जैसे नंबर 1 इक्वल टू नंबर 1 माइनस 20। सेम इज़ विद इक्वल, वही हम मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू के साथ करेंगे, वही डिवीज़न इक्वल टू, मॉडुलस इक्वल टू, फ्लोट डिवीज़न इक्वल टू एंड एक्सपोनेंशियल इक्वल टू। तो ये सेम असाइनमेंट हम जितने हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे उनमें हम डायरेक्टली कैलकुलेशन कर रहे थे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे हम कर रहे हैं कि और मेजरली हम इनको असाइनमेंट इस ऑपरेशन को हम लूप में यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर वहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में फॉर लूप और वाइल लूप होते हैं, तो हम जैसे हमें एक सेट ऑफ कैलकुलेशन करनी है 1 2 3, एक नंबर में हमें लगातार हर बार 1 प्लस करना है, तो उसमें जैसे हमें आया हमारे पास 4, ठीक है। या फिर हम इसको आगे ही लेंगे, अभी अगर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा वो लूप वगैरह, तो अभी उसके बेसिक्स भी क्लियर नहीं किए, वो आप आगे कंफ्यूज हो जाएगा। अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप यही समझिए कि ये तो उसका मतलब यही है कि अगर आपने कोई एक वेरिएबल लिया, उसमें आपने कोई वैल्यू असाइन करी
और अगर उसमें आप प्लस इक्वल टू वो करते हैं तो दैट मीन्स ए इज इक्वल टू ए प्लस वन. वी एज पर पाइथन सिंटेक्स वी कैन ऑल्सो राइट इट ए प्लस इक्वल टू वन और माइनस इक्वल टू वन और मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू वन और डिवीजन इक्वल टू वन, वॉट एवर ऑपरेशन वी आर परफॉर्मिंग एट दैट टाइम. लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या करते हैं, ये लॉजिक चेक करते हैं कि जो आपने कंडीशन दी है उसका लॉजिक पूरा फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है. जैसे एंड कंडीशन, अगर इसमें एंड क्या करेगा, ये चेक करेगा कि जैसे हमने पहली कंडीशन दी 4 इज़ लेस देन 5 और हमने दी एंड 5 इज़ लेस देन 7, ये दोनों कंडीशन राइट है तो ये आएगा ट्रू. अगर हम इसी केस में अगर हम ये दे देते 3 इज़ लेस देन 1 एंड 4 इज़ लेस देन 3, तो हमारी एक कंडीशन 3 इज़ लेस देन 1 दिस इज रॉन्ग एंड 4 इज़ लेस देन 3, एक कंडीशन ठीक, सॉरी 2 इज़ लेस देन 3. अब हमारी इसमें एक कंडीशन ठीक है, एक कंडीशन गलत है, बट फॉल्स आएगा क्योंकि एंड ऑपरेटर का मतलब होता है कि दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए तभी हमारा ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा. अब आता है और में हमारे दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर सही है तो हमें ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा. ऐसे कि सेम केस में अगर हम यहाँ पे और यूज़ करें तो हमारा ट्रू आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारी एक कंडीशन ट्रू हो रही है तो हमें वो कोई सी भी एक कंडीशन उसको सही मिलेगी तो वो ट्रू दे देगा. सो आइदर ऑफ द कंडीशन एंड लास्ट इज़ नॉट, ये जो भी आपकी कंडीशन होगी उसका रिवर्स आपको एज एन आउटपुट देगा. जैसे 3 इज़ लेस देन 1 फॉल्स, बट मतलब 3 इज़ लेस देन 1 ये गलत है इसलिए फॉल्स आया था, बट नॉट ऑफ इट्स नॉट कंडीशन से वो रिवर्स हो गया. आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, इस ऑपरेटर का मतलब होता है कि वो ट्रू रिटर्न करेगा अगर जो बोथ वेरिएबल हैं वो सेम ऑब्जेक्ट हैं कि नहीं है. फॉर एग्जांपल अगर जैसे x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू x, सो x इज y ट्रू. क्यों? क्योंकि सेम ऑब्जेक्ट है. यहाँ देखिए x इज इक्वल टू 5 एंड सेम x इज इक्वल टू y, मतलब यहाँ पे सेम पहले हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, x को एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें हमने 5 की वैल्यू को वो असाइन कर दी, फिर हमने वही x y को असाइन कर दिया, तो ये दोनों के दोनों सेम ऑब्जेक्ट है. तो अगली वेरिएबल इज़ नॉट, जब हमारे दोनों वेरिएबल सेम नहीं होंगे तो ये ट्रू रिटर्न करेगा. x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 10, सो x इज नॉट y ट्रू बिकॉज x और y दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं. मेंबरशिप ऑपरेटर बेसिकली हम यूज़ करते हैं जब हमें कोई वैल्यू फाइंड करनी होती है, हमें मतलब बेसिकली हमें चेक करना होता है कि ये उस ऑब्जेक्ट में ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है. फॉर एग्जांपल जैसे 5 इन 1 2 3 4 5 और नॉट करेंगे 5 इन, अब हमें बस ये चेक करना है कि 5 इस लिस्ट में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, क्योंकि करता है तो आएगा ट्रू. उस ऑपरेटर है नॉट इन. अगर इसमें इनके केस में अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट करती होगी इनके केस में तो ट्रू आएगा, अगर वो और नॉट इन के केस में अगर वो वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करती होगी तब ट्रू आएगा. अब देखिए 1 2 3 4 5 एग्जिस्ट नहीं करता तो बट हम नॉट इन यूज़ कर रहे हैं तो अब ये ट्रू आएगा. एक्सप्रेशन, व्हाट आर एक्सप्रेशंस आर कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स, एंड जब हम उसको इवेल्यूएट करते हैं तो एक वैल्यू रिटर्न करता है. अगर हम पाइथन तो वो एक एक्सप्रेशन होता है, जैसे कि 3 + 5 एक एक्सप्रेशन है, वो आपको एक वैल्यू देगा. x × y आप करेंगे तो आपको एक वैल्यू देगा. स्टेटमेंट इज अ यूनिट ऑफ कोड विच वी आर एग्जीक्यूटिंग, मतलब पाइथन का इंटरप्रेटर कोई भी अगर यूनिट को मतलब एग्जीक्यूट कर रहा है तो वो एक स्टेटमेंट होता है कि जैसे हमने पहले x इज इक्वल टू 4 ये हमारा असाइनमेंट स्टेटमेंट हो गया, हमने इसको असाइन कर दिया, ठीक है, एग्जीक्यूट कर रहा है. फिर हमने क्यूब इज इक्वल टू x⁻³ ये असाइनमेंट स्टेटमेंट हो गया, अभी हमने फिर से असाइन कर दिया. फिर ये आएगा प्रिंट, ये प्रिंट स्टेटमेंट हो गया, ठीक है. पहले हमें असाइन कर रहे हैं तो असाइन स्टेटमेंट हो गया, लॉजिक लगाए तो लॉजिक स्टेटमेंट हो गया, प्रिंट कर रहे हैं तो प्रिंट स्टेटमेंट हो गया. तो कोई भी अगर असाइनमेंट अगर उसको पाइथन इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट कर रहा है, कुछ भी ऑपरेशन हो रहा है वहाँ पे, तो वो एक स्टेटमेंट है. इनपुट एंड आउटपुट, मतलब अब यहाँ पे कहते हैं कई बार कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें हमें यूज़र इनपुट की ज़रूरत पड़ती है
कि हमें यूज़र से बोलना है कि आप अपना नाम एंटर करो या कुछ वैल्यू एंटर करो, तो उस केस में हम इनपुट, हमारे पास पाइथन एक फंक्शन देता है इनपुट, ठीक है। अगर मैं इसको एक वेरिएबल में असाइन कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पे ये तो हमें यूज़र इनपुट चाहिए था, मुझे बोला नंबर डालने के, तो मैंने नाम डाल दिया, तो यूज़र इनपुट की जरूरत पड़ रही है, तो हम इनपुट यूज़ कर सकते हैं उस केस में, ठीक। अब इसमें हम पहले नेम नंबर कुछ भी रख सकते हैं, बट इसका होता क्या है, ये हर एक इनपुट को एज अ स्ट्रिंग सेव करता है अपने अंदर। मतलब अगर आप इसमें एज भी डाल रहे थे, हमने यहाँ पे लिया एज, प्लीज़ इनपुट योर एज, बट यहाँ पे ये ले तो लेगा इस नंबर को, बट इसको सेव करेगा एज अ स्ट्रिंग, नॉट एज अ नंबर। एंड फॉर आउटपुट वी यूज़ प्रिंट, और जैसे कि अब हमने यहाँ पे भी यूज़ किया उसको प्रिंट करने के लिए कि हमारा आउटपुट क्या था उसमें, तो उसके लिए हम प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हैं। टाइप कन्वर्जन, अभी जैसे मैंने कहा कि वो जो इनपुट फंक्शन होता है, वो हम कुछ भी उसमें इनपुट करें, उसमें कुछ भी डिटेल डालें, वो एज अ स्ट्रिंग ही इनपुट लेगा। जैसे कि अब हमने नंबर डाला उसमें 19, ठीक है, बट वो एज अ स्ट्रिंग लिया, तो बट उस स्ट्रिंग के ऊपर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन, मतलब कैलकुलेशन नहीं लगा सकते कि अगर हमें उसमें 19 + 5 करना हो तो हम उस पर नहीं कर सकते। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम उसके टाइप को, स्ट्रिंग टाइप को कन्वर्ट कर सकते हैं इंटीजर में, फिर कैलकुलेट कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कन्वर्जन। फर्स्ट इज एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन क्या होते हैं कि जब हम स्पेसिफिकली किसी टाइप को, या डेवलपर किसी फोर्स करता है किसी प्रोग्राम को डेटा टाइप कन्वर्ट करने के लिए, तो वो कन्वर्जन होता है एक्सप्लिसिट। num1 = 10, num2 = 20, प्रिंट num3। देखिए दो नंबर से हमने यहाँ पे सम किया, इसमें टाइप आया num3 का ये a = 10, b = 20, रिजल्ट a + b, ठीक है। अब अगर हम प्रिंट करें टाइप ऑफ, तो हमारा आ रहा है इंट, हमें चाहिए भी है फ्लोट होना चाहिए। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू, r1 = टाइप फंक्शन हम यूज़ करते हैं ये चेक करने के लिए कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसका डेटा टाइप क्या है। अब हमने फ्लोट फंक्शन को यूज़ करते हुए इस इंटीजर को फ्लोट डेटा टाइप में कन्वर्ट कर दिया। अब ये फ्लोट है, अब इंटीजर नहीं है। These are called conversion and these are called explicit time conversion, क्योंकि ये हमने ट्रिगर किया है, ये ऑटोमेटिकली नहीं हुआ। इसमें सेकंड टाइप को कन्वर्जन आते हैं इम्प्लिसिट, मतलब जो पाइथन ऑटोमेटिकली करता है, वो आपको करने नहीं पड़ते, वो पाइथन ही ऑटोमेटिकली कर देता है। जैसे कि आपके पास a = आया 1 और b आपने लिया 3.0, तो पहली आपकी इंटीजर वैल्यू है, दूसरी आपकी फ्लोट वैल्यू है। तो अगर आप इसका सम करते हैं और अब हम चेक करेंगे इसका टाइप, तो इसका टाइप आएगा फ्लोट। तो ये टाइप जो पाइथन ऑटोमेटिकली कर देता है, इसको कहते हैं हम फ्लोट कन्वर्जन्स, सॉरी इम्प्लिसिट कन्वर्जन्स। ये जो पाइथन अपने एंड पे ऑटोमेटिकली करता है। लास्ट में आती है डीबगिंग। कोई भी प्रोग्रामर कुछ भी कोड लिखता है, सो हर बार होता है, हर एक बड़े से बड़े एक्सपर्ट प्रोग्रामर के साथ होता है, वो कहीं ना कहीं गलती ज़रूर करेगा, क्योंकि आप कोई भी इतना लाइन ऑफ कोड, ऐसा कोई एक्सपर्ट प्रोग्रामर नहीं है जिसके कोड में कभी कोई गलती ही ना निकली हो। सो उन गलतियों को पकड़ने के लिए एक क्लास, मतलब फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई दैट व्हाट काइंड ऑफ एरर दे आर, एंड देन वी कैन ट्रीट दोज, राइट, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डीबगिंग। जो एरर्स आती हैं वो आती है सिंटैक्स एरर्स, लॉजिकल एरर एंड एक्सेप्शंस। सिंटैक्स एरर क्या होती हैं कि पाइथन का एक अपना एक सेट ऑफ रूल्स है, उसका एक सिंटैक्स है स्पेसिफिकली। अगर आप उस सिंटैक्स को फॉलो करते हुए लिखते हो तो उसमें वो एरर नहीं आएगी, बट उस सिंटैक्स में अगर आप कोई चूक कर जाते हो तो वो एरर देगा। जैसे कि हमने लिया a = 10 एंड b = 20 एंड प्रिंट a + b, इसने मैंने रिजल्ट दे दिया। अब वहीं पे अगर हम ये लिखें प्रिंट a + b,
तो ये हमें क्या देगा, सिंटेक्स एरर। इसने हमें बता भी दिया है, देखिए कि यहाँ पे आप कुछ भूल गए हो। हमने क्या किया यहाँ पे, हम यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाना भूल गए थे। तो दिस काइंड ऑफ एरर, दीज आर कॉल्ड सिंटेक्स एरर्स। दूसरी आती है लॉजिकल एरर्स। यहाँ पे आपको एरर तो नहीं देगा, बट जो आपका आउटपुट आएगा ना वो गलत आएगा। जैसे कि हमने ये लिया ए, अब ये अगर हमें इनका एवरेज निकालना हो, ठीक है, हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज में हमने क्या किया, 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2, दोनों को प्लस किया, 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो हमारा एवरेज क्या आया, 20। एक्चुअली में क्या होना चाहिए, हमें ब्रैकेट यूज़ करना चाहिए ताकि ये पहले इन दोनों को ऐड करे और उसके बाद डिवाइड करे एक्चुअली। सो पहला वाला केस में ये है हमारी लॉजिकल एरर। इसमें पाइथन आपको एरर नहीं देगा बट आपको रॉन्ग आउटपुट दे रहा है। तो दिस काइंड ऑफ एन एरर्स आर कॉल्ड लॉजिकल एरर्स। लास्ट होती है एक्सेप्शंस। दीज आर ऑल्सो रन टाइम एरर्स, कि आपका सिंटेक्स भी सही है, आपका लॉजिक भी सही है, बट आप जो ऑपरेशन कर रहे हो ना वो ऑपरेशन सही नहीं है। जैसे कि आपने ए लिया 20 और बी लिया 0। अब आप क्या कर रहे हो, आप डिविज़न ऑपरेशन कर रहे हो, ए को कर रहे हो अब बी से डिवाइड, और बी की वैल्यू क्या है 0। तो वहीं अगर आप या मेरे से अगर ऐसे भी करोगे तो आपको, जैसे आपने ऑपरेशन किया, आपको आ गई 0 डिवीज़न एरर। जब यह इस केस में पाइथन आपको बता देगा कि आपने ये गलती करी है और ये इस स्पेसिफिक टाइप की एरर है। ये थे हमारे सारे के सारे टॉपिक्स गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन में जो हमने कवर किए। हमने वैसे काफ़ी बेसिक कवर कर लिए हैं, फिर भी अगर आप में को लेके आपको कोई डाउट्स हो तो आप इसको मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। आइए अब हम थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। अभी हम जस्ट प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं आपके एनसीईआरटी के, कि आपको थोड़ी सी मतलब जस्ट वो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे और क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अभी इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बना के डालूँगा स्पेसिफिकली इसके सॉल्यूशंस के लिए, क्योंकि स्पेसिफिकली जो एनसीईआरटी के जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर करते होंगे, सारे सॉल्यूशंस। जब द फॉलोइंग आइडेंटिफायर नेम्स आर इनवैलिड है और क्यों है, मतलब पहले तो मैं ये आइडेंटिफाई करना है कि इनवैलिड है भी कि नहीं है, और अगर है तो क्यों है। तो देखते पहला, फर्स्ट कंडीशन क्या आती है हमारी कि भैया कि इट हैज़ टू बी स्टार्ट विद एन अल्फ़ाबेट, स्मॉल और कैपिटल हो रहा है, ठीक है। बट एंड में आके इन्होंने डॉट यूज़ किया हुआ है, ये यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो बिकॉज ऑफ दिस डॉट दिस इज़ इनवैलिड, ओके। सेकंड वाले में वो स्टार्ट ही 1 नंबर से किया हुआ, न्यूमेरिकल नंबर 1, इस वजह से ये भी गलत है। थर्ड वाले में $साइन यूज़ किया हुआ है, इसलिए ये गलत है। फोर्थ वाले में हमने बीच में स्पेस यूज़ किया हुआ है, इसलिए ये गलत है। फिफ्थ इज़ राइट बिकॉज हमने पूरा प्रॉपर यूज़ किया है, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है, हमने अंडरस्कोर यूज़ किया हुआ है, जहाँ पे भी नाम बढ़ा है कि जैसे यहाँ पे इन्होंने हाइफन दिया, दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ इनवैलिड। 7 अंडरस्कोर, ये 7 ठीक है बिकॉज यहाँ पे हम अंडरस्कोर से स्टार्ट कर रहे हैं। 8th भी सही नहीं है बिकॉज 8th इज़ अ रिजर्व्ड कीवर्ड, ट्रू इज़ अ रिजर्व कीवर्ड, यू कैन नॉट यूज़ अ रिजर्व कीवर्ड टू क्रिएट एन आइडेंटिफायर। राइट द कॉरस्पॉन्डिंग पाइथन असाइनमेंट स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट से हमें पाइथन असाइनमेंट में लिखने हैं, ठीक है। असाइनमेंट स्टेटमेंट्स हैं, assign 10 to a variable length and 20 to a variable breadth। बहुत सिंपल है, इसमें करना क्या आपको, लेंथ एक वेरिएबल लिया उसको 10 असाइन कर दिया, ब्रेथ एक वेरिएबल लिया उसको 20 असाइन कर दिया, बस हो गया, यही करना था। ऐसे आप आगे के जो हैं वो आप अपने आप से ट्राई कीजिएगा। नहीं आपको कोई इशू आए तो कमेंट में बताइएगा, हम डेफिनेटली उसको कंसीडर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं आगे सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी कवर करूँगा। राइट द लॉजिकल एक्सप्रेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन पाइथन एंड इवेल्युएट द एक्सप्रेशन एज्यूमिंग नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आर द फर्स्ट, मिडिल एंड लास्ट ऑलरेडी हैविंग अ मीनिंगफुल वैल्यू, मतलब कि 1, 2 एंड 3 का मीनिंगफुल वैल्यू है कुछ स्पेसिफिकली। द सम ऑफ 20 एंड -10 इज लेस देन 12, लॉजिकल एक्सप्रेशन है -10 इज लेस देन 12, ये ठीक है, ट्रू।
ये करना है बस। इसी तरीके से आप आगे के भी कीजिएगा। देखिए अब ये थोड़ा ट्रिकी है। ऐड अ पेयर ऑफ पैरेंथेसिस टू ईच एक्सप्रेशन सो दैट इट इवेल्युएट्स टू बी ट्रू। हमें बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाना है जिससे कि इस एक्सप्रेशन का आउटपुट हमें ट्रू मिले। अब मैं पहला वाला ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए कि 0 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लगाए पैरेंथेसिस यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले अब ये देखिए कि ये क्या आएगा, 1 इज इक्वल्स टू 2, बट 1 और 2 इक्वल तो नहीं है, तो ये हमें देगा फॉल्स। और अभी अगर याद हो मैंने आपको बताया था हम ट्रू और फॉल्स में जो वैल्यू होल्ड करते हैं वो 0 और 1 की होल्ड करते हैं, वे ट्रू इज इक्वल टू 1 एंड फॉल्स इज इक्वल टू 0। अब ये फॉल्स हो गया तो ये 0 हो गया। अब 0 इक्वल्स टू 0 तो ये आ गया ट्रू। ऐसे ही आप आगे के दोनों भी कीजिएगा, ये दोनों ट्राई कीजिएगा। यह है राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। num1 4 है, num2 में हमने क्या किया, num1 + 1, मतलब num2 में हमने क्या किया, num1 में एक वैल्यू और ऐड करी और वो num2 को असाइन कर दिया। फिर हमने क्या किया, num1 इक्वल टू 2। अब अगर हम प्रिंट करते हैं num1 और num2 की वैल्यू तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, हमें वैल्यू मिलेगी 2 और 5, बट num की वैल्यू तो 4 थी नहीं। इसमें एक चीज़ और है कि अगर आपने कोई वेरिएबल लिया, जैसे कि आपने num1 लिया, आपने उसको 4 असाइन किया, बट लेटर ऑन आप दोबारा सेम वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं, तो पाइथन वो आपका जो आपका लेटेस्ट असाइनमेंट होगा वो उठाएगा हमेशा, तो वो अपडेट कर देगा। आपने num1 पहले 4 लिया था, फिर num1 को अगर हमने 2 कर दिया तो वो अपडेट हो गई। तो आपको हमेशा जब आप आउटपुट चेक करेंगे तो वो लेटेस्ट आएगा। इस चीज़ का हमें जब भी हम कोड लिखते हैं पाइथन में, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हम सेम वेरिएबल उनका नाम यूज़ ना करें। गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग व्हेन num1 इज इक्वल टू 4, num2 इज इक्वल टू 3 एंड 3 इज इक्वल टू 2, num1 इक्वल्स टू। ओके, तो अब देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, num1 प्लस इक्वल्स टू num2, इसको ब्रेकअप करते हैं। यहाँ पे हम कर रहे हैं num1 प्लस इक्वल्स टू, दैट मीन्स num1 इक्वल्स टू num1 प्लस num2 प्लस num3, और उसकी वैल्यू num1 में के इक्वलेंट हो जाएगी अब। ठीक है, अब num2 की वैल्यू क्या है, num1 की वैल्यू क्या है 4, num2 की वैल्यू क्या है 3, num3 की वैल्यू क्या है 2। सो अब हमारा ये हो गया 4 + 3 + 2, ये हमारा आउटपुट आएगा 9। या कैटेगराइज द फॉलोइंग एज सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर। लिया 25 को डिवाइड बाय 0, तो क्या है ये हमारी रन टाइम एरर है, 0 डिवीज़न एरर। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। मैं हमेशा इसी तरीके की सिंप्लीफाइड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाता हूँ ताकि आपकी लर्निंग और भी आसान हो सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे इसके सॉल्यूशंस के लिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के लिए, जैसे ही मैं अपलोड करूँ तो आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन चला जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस। बाय बाय।